हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके और ये आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हम पीवाईक्यूज के साथ कंप्लीट थ्योरी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे और भी ज़्यादा और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चल पाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और कोई भी डाउट या कोई सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर यहाँ पे मेंशन कर देना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडियन जो आपके यहाँ पे हम जिसको बेसिकली अगर आप कभी भी जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में देखोगे ना, तो आपको कभी भी इंडिया लिखा हुआ नहीं मिलता, आपको लिखा हुआ मिलता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल टर्म्स में ये पूछा जा रहा है कि इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं और कितनी आपके पास यहाँ पे यूटी देखने को मिलती है इंडिया में। तो यहाँ पे याद रखना इस चीज को कि स्टेट्स प्रेजेंट टाइम में है आपकी 28 और यूटी है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे 8। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। अब यहाँ पे कौन कौन सी यूटी हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो देखो, सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। फिर है आपके पास यहाँ पे चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। फिर आप यहाँ पे देखोगे लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। फिर नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे पुडुचेरी। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। फिर अगला है हमारे पास यहाँ पे जे एंड के, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। और एक जो आपकी यहाँ पे यूटी है बेसिकली वो पहले दो होती थी, पर उसको अब यहाँ पे मर्ज करके एक ही कर दिया है। ठीक है, वो कौन सी यूटी है तो वो यहाँ पे ध्यान से सुनना। इसका नाम है यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, ये पहले अलग हुआ करती थी दूसरी वाली से, पर अब यहाँ पे इन दोनों को एक तरीके से आप बोलो मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये पहले अलग अलग होती थी पर अब यहाँ पे ये एक ही है। तो यहाँ पे इसलिए ध्यान से देखना कि आपसे किस टाइम की यूटी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ज्यादा पूछेगा आपसे, तो प्रेजेंट टाइम में याद रखो 8 यूटी है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा यहाँ पे लद्दाख और जे एंड के जब स्टेट से आप एक तरीके से वो आपके यूटीज बन गए, तो उसके बाद यहाँ पे उस टाइम 9 हो रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने बेसिकली यहाँ पे दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है, दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया था, एक हो गए थे वो। ठीक, तो यहाँ पे ये आपके हो गए 8 यूटी। अब देखो, स्टेट के नाम आपको हर एक को पता है पर इनके कैपिटल्स पता होने चाहिए, तो वो यहाँ पे इसी वीडियो में आगे एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, तो वहां पे हम कैपिटल्स डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा आपको बेसिक कैपिटल्स पूछेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट के पूछ लेगा, कोई साउथ इंडिया का जो यहाँ पे स्टेट है उसके कैपिटल्स पूछ लेगा। क्योंकि जनरली नॉर्थ वाले रीजन के आपको यहाँ पे पता होते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे अगले यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने स्टैटिक जीके की जगह मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप इसको बोल सकते हो वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वुमेन सिंगल्स में यूएस ओपन जो आपका होता है, जो कि एक बेसिकली आपका टेनिस जो स्पोर्ट है ना उसका आपका एक टूर्नामेंट है। ठीक है, जिसको हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ग्रैंड स्लैम बेसिकली आपके 4 मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस के। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे बिम्बल्डन आता है जो आपका यूके में होता है। फिर आपका यूएस ओपन आता है यूएसए में जो होता है। फिर आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और फ्रेंच ओपन होता है जो फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 टेनिस के जो टूर्नामेंट्स है ना, इनको हम मिला के बेसिकली बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना। ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बस टर्म लिख दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पे याद आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे कौन से टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हो। कभी भी आपको जब भी क्वेश्चन में भी पूछेगा ना यहाँ पे टेनिस के टूर्नामेंट से रिलेटेड, तो आपको इन्हीं 4 में से पूछेगा कि इसमें वुमेन सिंगल कौन जीता, मेन सिंगल कौन जीता। और ज्यादा से ज्यादा सिंगल्स ही पूछता है। डबल्स में तब पूछेगा अगर कोई यहाँ पे इंडियन होगा और वो इंडिया वाला अगर कोई जीता होगा। ठीक है, किसी दूसरे के साथ भले टीम उसने बनाई हो, पर कोई इंडियन जीता होगा तब आपसे वो पूछेगा। पर आपको यहाँ पे सिंगल्स तो आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 2024 में यूएस ओपन हुआ था, तो इस पर्टिकुलर ईयर में जीती है यहाँ पे अरियाना सबलंका। ठीक है, ये है 2024 की विनर, तो आपका आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपकी है 2024 की विनर। फिर अगर मान लो आपसे किसी तरह, क्योंकि आपका एसएससी एग्जाम है तो एसएससी में आपसे पिछले ईयर की भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कोको गॉफ जो है ये आपकी बनी थी विनर 2023 वाले एडिशन में, जो आपका 2023 में यूएस ओपन हुआ था उसमें यहाँ पे ये जीती थी। फिर अगर आपसे 2022 बोले तो 2022 में आपके यहाँ पे ईगो स्वात्विक जीती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके हो गए यूएस ओपन के विनर्स। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अब अगर हम चलते हैं यहाँ पे कि यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर आपसे पूछे जाए यहाँ पे 2024 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और मेंस की बात कर रहे हैं, तो याद रखना मेंस में आपका यहाँ पे जीते हैं जैनिक सिनर। जैनिक सिनर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मेन सिंगल्स की। ठीक है, मेन सिंगल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 2024 में यूएस और ऑस्ट्रेलियन जो दो ओपन, मैंने जैसे 4 नाम बताए थे ना, उसमें से 2 ओपन जो है वो इन्होंने ही जीते हैं। इसी सेम तरीके से जो आपका यहाँ पे बिम्बल्डन है, ठीक है, बिम्बल्डन हो गया और आपका यहाँ पे फ्रेंच ओपन हो गया। तो फ्रेंच ओपन
और विंबलडन ये भी यहाँ पे एक ही इंसान ने जीते, जिनका नाम है यहाँ पे कार्लोस एल्कावेज, ठीक है, एल्कराज। तो यहाँ पे बस दो नाम आपको याद रखने हैं 2024 के, अगर हम बात करें उसके रिस्पेक्ट में, तो आपको यूएस ऑस्ट्रेलिया ओपन में जेनिक सिनर याद रख लेना है, विंबलडन फ्रेंच ओपन में आपको कार्लोस एल्कराज याद रखना है। अब देखो यहाँ पे 2024 ही बेसिकली एक तरीके से आप देखोगे, क्योंकि आपका पेपर अगले साल है, तो एक साल पुराना ही आपके पास करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है, ये जनवरी के स्टार्टिंग में आपको, जनवरी के आसपास आपको ये टूर्नामेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रख लेना है, तो कुछ चीजें आपके लिए यहाँ पे ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपकी यहाँ पे ये एरियाना सेबलंका है, ये यूएस ओपन तो जीती है 2024 का, पर साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीती है, ठीक है। तो अब देखो आपके लिए कितना इजी है, मेंस में भी अगर आप देखो तो यूएस ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है वो एक ही इंसान जीता है, यहाँ पे भी हरियाणा सबलंका आपकी यूएस और आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों यही जीती है, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से भी यहाँ पे याद रख लेना है, तो इनके आगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको इनके साथ ही यहाँ पे याद रखने हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विंबलडन की, तो देखो विंबलडन जो है ये आपका होता है यूके में, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसमें जो जीती है इनका नाम है यहाँ पे बारबोरा, ठीक है, बारबोरा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, बारबोरा इनका यहाँ पे नाम रहेगा। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, तो देखो फ्रेंच ओपन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जीती है एगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा है ना, एगा सात्विक, तो वो बेसिकली यहाँ पे जीती है फ्रेंच ओपन, ठीक है। इसी साल की हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे 2024 की, ठीक है। सब ये जितने भी आपको विनर्स मैंने बताए सब 2024 वाले विनर्स है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और कितने ग्रैंड स्लैम मैंने बताया था आपको याद रखना है, वो है आपके यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपके यहाँ पे विनर से रिलेटेड, पर आपको अब यहाँ पे स्टैटिक जीके कैसे पूछेगा। तो स्टैटिक जीके के लिए आपको यहाँ पे पता होने चाहिए पहले तो वो 4 ग्रैंड स्लैम के नाम, ठीक है। सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको उन सबके नाम पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले उसके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला है हमारे पास यहाँ पे फ्रेंच ओपन। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका कहाँ पे खेला जाता है। जैसे ये आपका यहाँ पे यूके में होता है, यूनाइटेड किंगडम। ये आपका है यूएसए, तो ये तो आपको यहाँ पे यूएस ओपन से ही देखने को मिल रहा है। ये आपका है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम में ही दिया, और ये आपका फ्रांस है, ये भी आपका नाम में ही दिया है, ठीक है। बस आपको विंबलडन याद रख लेना है। इसके अलावा फिर आपको याद रखना है कि ये कब बना है, कब से शुरू हुआ है। तो 1877 से आपका विंबलडन शुरू है। तो आपसे अगर ये पूछे कि सबसे पहला कौन सा टेनिस टूर्नामेंट शुरू हुआ था इन चारों में से, तो आपका आंसर रहेगा विंबलडन, ठीक है, 1877। उसके बाद यूएस ओपन शुरू हुआ 1881 से। फिर आपका यहाँ पे 1905 से आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, और 1891 से आपका यहाँ पे फ्रेंच ओपन। तो अगर आपको यहाँ पे एक क्लियर चीज दिख रही है, सबसे पहले विंबलडन, फिर आपका यहाँ पे यूएस ओपन हो गया, फिर आपका यहाँ पे फ्रेंच ओपन, और फिर आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी याद रख लेना, हो सकता है आपको सीक्वेंस में 4 ऑप्शन दे दे कि ये पहले हुआ था, जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा पहले आपका यहाँ पे शुरू हुआ था, उसमें सीक्वेंस दे दे, तो आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा स्टैटिक क्या पूछ सकता है यहाँ पे, मतलब तीसरा स्टैटिक, क्योंकि एक तो हो गया आपका यहाँ पे टाइमलाइन, एक हो गया कि कहाँ पे ये खेले जाते हैं। अब तीसरा स्टैटिक आपसे पूछ लेगा कि कौन से कोर्ट पे ये खेले जाते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछता भी है। तो याद रखना विंबलडन हमेशा आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हमेशा ग्रास वाले कोर्ट पे खेला जाएगा। जो भी आप कोर्ट देखोगे ना टेनिस का, अगर आप कभी भी गेम देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक कोर्ट के ना अलग कलर आपको थोड़ा देखने को मिलता है। जैसे कहीं आपको ब्लू कलर थोड़ा देखने को मिलेगा, कहीं ग्रीन देखने को मिलेगा, कहीं आपको थोड़ा ऑरेंज या ब्राउन टाइप का देखने को मिलेगा। तो वो बेसिकली आपको यहाँ पे फर्क उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, तो यहाँ पे जो कलर आपको देखने को मिलेगा वो ब्लू कलर के कोर्ट पे देखने को मिलेगा। वहीं पे फ्रेंच ओपन जो है ये आपका खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। तो यहाँ पे जो कोर्ट का कलर आपको देखने को मिलेगा वो आपको थोड़ा ब्राउन या फिर आप बोलो मिट्टी जैसा कलर आपको देखने को मिलेगा, तो आप इजीली पहचान सकते हो, ठीक है। और ग्रास वाले में तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीन कलर का आपको कोड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना, पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं कोड से ही पूछा जाता है, तो इनको तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। ईयर भी आपको याद रख लेना, क्योंकि एसएससी ईयर्स वगैरह पूछता ही पूछता है। तो ये आपको हो गए। अब चलते हैं आप पे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अब यहाँ पे आ गया अपना कैपिटल वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट कैपिटल्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको तो जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल बताओ यहाँ पे मेघालय का, ठीक है। और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आने हैं, क्योंकि ये मुफ्त के 2 नंबर है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के ही नहीं आना है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी कैपिटल रहेगी मेघालय की, इसका आंसर है आपका यहाँ पे शिलोंग।
अब शिलोंग के अलावा देखो ये तो हो गया आपके यहाँ पे मेघालय का कैपिटल। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेवन सिस्टर स्टेट्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सेवन सिस्टर स्टेट्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आपकी आती है अरुणाचल प्रदेश, फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे असम, फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड के बाद है आपका यहाँ पे मणिपुर, मणिपुर के बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे मेघालय, जो क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, और मेघालय के बाद है आपका यहाँ पे त्रिपुरा। ठीक, अब ये आपकी हो गई यहाँ पे सेवन सिस्टर स्टेट्स, मतलब जो भी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वो सब उसको हम बेसिकली सबको मिला के हम बोलते हैं नॉर्थ, आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सबको मिला के हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सेवन सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं। अब इनका ना एक ब्रदर स्टेट भी होता है, तो ये भी याद रखना, वन ब्रदर स्टेट भी यहाँ पे होता है। तो वो कौन सा होता है, उसका नाम है यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स इनको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो एक तो हो गया आपके यहाँ पे कि ये सेवन सिस्टर स्टेट्स के आपको नाम पता होने चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका एक ब्रदर स्टेट भी है, वो है आपका यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, ये आपको यहाँ तक पहली चीजें पता होनी चाहिए। अब अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो यहाँ पे आपसे नॉर्थ ईस्टर्न पूछेगा पूछेगा या फिर सदर्न वाले पूछेगा, या फिर थोड़ा आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल के साइड में जो आपके एरियाज आते हैं, ठीक है, जो आपके स्टेट्स आते हैं, उसमें लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा आपका कैपिटल किसका है। जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड के कैपिटल्स में के बीच में यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, पर जो वहाँ के हैं उनको तो पता ही होगा कि उनके लिए यहाँ पे उनकी क्या कैपिटल, उनके स्टेट की क्या कैपिटल है। पर बाकी के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एजवाल जो है आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपका मिजोरम का कैपिटल है, ये आपका मिजोरम का कैपिटल है। कोहिमा आपका यहाँ पे नागालैंड का कैपिटल है। और फिर इम्फाल जो है ये आपका मणिपुर का कैपिटल है, और मणिपुर तो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, तो ये चीज आपको यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब इसके अलावा देखोगे आप तो यहाँ पे जैसे अपना अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ए आर लिख रहा हूँ, ए आर मतलब अरुणाचल प्रदेश, एपी होता तो वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, इसका नाम है यहाँ पे ईटानगर, ईटा नगर। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पे बचा है आसाम। अब देखो ज्यादातर लोगों ना कंफ्यूजन होती है कि आसाम की कैपिटल यहाँ पे गुवाहाटी है, पर गुवाहाटी नहीं है, तो प्लीज इसका यहाँ पे ध्यान देना। इसकी कैपिटल है डिसपुर। ठीक है, आसाम की कैपिटल है यहाँ पे डिसपुर। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे त्रिपुरा की। तो देखो त्रिपुरा की जो कैपिटल है, इसका नाम है यहाँ पे अगरतला। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो त्रिपुरा की यहाँ पे कैपिटल है अगरतला। ठीक है, अगरतला। तो यहाँ पे हमने सातों स्टेट्स जो आपकी सेवन सिस्टर स्टेट्स है उन सबकी कैपिटल डिस्कस कर ली। एक तो क्वेश्चन में दे रखा था और 6 मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिए। ठीक, अब देखो इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लोगों की यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेट्स की कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे तेलंगाना। अब तेलंगाना की जो कैपिटल है ये आपकी यहाँ पे हैदराबाद। फिर आंध्र प्रदेश की कैपिटल ना अभी तक यहाँ पे हैदराबाद थी, पर अब रिसेंटली यहाँ पे इसको चेंज करके जो अब कैपिटल नहीं बनी है, ठीक है, नई कैपिटल इनकी बनी है, वो हो गई यहाँ पे अमरावती। तो यहाँ से भी आपका अगर देखोगे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बनने को, या फिर स्टैटिक जीके का इसको आप मान सकते हो। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल हो गई। फिर तमिलनाडु की आपको हर एक को पता ही होगी, वो है आपके यहाँ पे चेन्नई। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद केरला की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो केरला की आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे थिरुवनंतपुरम। तो ये भी आपको यहाँ पे देखो सबसे अलग नाम है, तो आप इसको तो इजीली पहचान जाओगे कि यहाँ पे किसकी कैपिटल है। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो आपको यहाँ पे और चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आपके यहाँ पे पंजाब है और आपका यहाँ पे हरियाणा है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि दोनों की जो कैपिटल है ना वो यहाँ पे सेम है, और वो है आपकी चंडीगढ़। और ये एक यूटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, एक आपकी यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और दोनों की कैपिटल क्या है आपकी यहाँ पे चंडीगढ़ है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक सिक्किम बताया था ना, ब्रदर स्टेट, तो इसकी भी कैपिटल याद रखना है। इसकी कैपिटल है यहाँ पे गैंगटॉक। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है यहाँ पे गैंगटॉक। अब देखो बाकी तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम की पता ही होगी, यूपी की लखनऊ है, वेस्ट बंगाल की आपकी कोलकाता हो गई। ठीक है, तो वो सारे आपके यहाँ पे इजी टर्म्स हो गए। अब जैसे मान लो आपको अगर उड़ीसा नहीं पता है, ठीक है, तो उड़ीसा आप अलग से लिख सकते हो। इसकी यहाँ पे कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। तो ये आप यहाँ पे याद रख लेना। बाकी एमपी की भोपाल है, ये सिंपल है बहुत ज्यादा। महाराष्ट्र की मुंबई है, ये पता होगा। और गोवा की याद रख लो अलग से, क्योंकि गोवा सबसे छोटा स्टेट भी है, तो अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखना इसकी है पानाजी। और ये भी याद रख लेना, ये आपका स्मॉलेस्ट स्टेट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है। वहीं पे अगर आपसे राजस्थान बोले तो ये आपका यहाँ पे बिगेस्ट स्टेट है। ठीक है, बिगेस्ट स्टेट है। और इसकी कैपिटल क्या है ये तो आपको पता ही होगी, ये आपकी यहाँ पे जयपुर। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे आइडिया होगा।
तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स है इन सब के बारे में आपको जैसे पता होता है, जैसे यूके हो गया, ठीक है, उत्तराखंड जो हो गया, उसकी कैपिटल देहरादून है, तो इसमें ऐसा यहाँ पे कुछ बताने का नहीं है, हर एक को यहाँ पे पता ही होता है ये चीजें। अब देखो यहाँ पे अब आगे बात करते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे अगला आ जाएगा कर्नाटका। अब कर्नाटका भी यहाँ पे इजी कैपिटल है, वो है आपके यहाँ पे बैंगलोर, क्योंकि हर एक ने बैंगलोर के बारे में यहाँ पे सुन रखा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जैसे आपका यहाँ पे है झारखंड, ठीक है, JH लिख रहा हूँ तो झारखंड। और एक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, CH मतलब हो गया आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो ये आपका यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ है इसकी कैपिटल है यहाँ पे रायपुर, और झारखंड जो है इसकी कैपिटल है यहाँ पे रांची, ठीक है। तो इनमें ही लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों में आर से शुरू हो रहा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की रांची है या फिर रायपुर है, तो ये याद रखना। और ये चंडीगढ़ नहीं है, ठीक है। नंबर प्लेट जब देखते हो तो CH मतलब चंडीगढ़ वाला हो जाता है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे CG से होता है, ठीक है। तो चलो CG लिख लेते हैं अलग, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे रायपुर है। अब उसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो जैसे आपका और कौन सा इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपका, हमने यहाँ पे जो डिस्कस कर लिया है। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम आपका तमिलनाडु केरला हमने डिस्कस कर लिया, आंध्र प्रदेश डिस्कस कर लिया, तेलंगाना डिस्कस कर लिया हमने यहाँ पे। और साथ ही साथ महाराष्ट्र गोवा इंपॉर्टेंट ये सब हो चुके हैं। गुजरात का आपको यहाँ पे, चलो हाँ एक चीज और, गुजरात जो है इसका प्लीज ध्यान रखना, इसकी कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है, अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है और याद रखनी है। बाकी जैसे आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की शिमला है, ये तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। बिहार की पटना है, तो वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यहाँ पे हर एक को पता ही होता है, मैक्सिमम लोग वहीं के ही होते हैं जो पेपर देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे पता ही है। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे। ये सब आपके थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैपिटल्स और स्टेट्स, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये इतने ही स्टेट्स है, और भी स्टेट्स है, पर वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, क्योंकि उनकी कैपिटल्स यहाँ पे इजी है रिमेंबर करना, याद आपको रहती है। तो जो आपसे क्वेश्चन बनता है, जहां से पूछा जाता है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है। अब चल देते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कि हाउ वी कैन गेट NNP, ठीक है। NNP पहली बात तो होता है क्या, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और आपका GDP GNP जो आपको यहाँ पे टर्म्स दे रखी है, डिप्रिसिएशन दे रखा है, इनको हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग पहले एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पे GDP, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे GNP। अब जो GDP है इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और इधर जो जीएनपी लिखा है इसका मतलब होता है यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपकी शुरू होगी कि जो जीएनपी होता है ना, चलो सबसे पहले जीडीपी बात कर लेते, तो जो पहले आपका यहाँ पे जीडीपी होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके इंडियंस और प्लस आपके फॉरेनर्स, ठीक है, इंडिया में रह के जो वो कमाई कर रहे हैं ना, वो सब आपकी एड ऑन होती है आपकी जीडीपी में। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे कोई भी इंसान प्रोड्यूस कर रहा हो, कोई भी, ठीक है, चाहे वो इंडियन हो या फिर आपका यहाँ पे कोई भी फॉरेनर हो, ठीक है। बस फर्क क्या है, मतलब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है चीज याद रखना कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होने चाहिए। जब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपकी क्योंकि कंपनीज इंडिया में भी हैं, तो बहुत से फॉरेनर्स इंडिया में रह के काम करते हैं, ठीक है, 365 डेज कंप्लीट इंडिया में रह के भी काम करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी उनकी अर्निंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सब आपका जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। वही सेम अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपकी कंपनीज वगैरह होगी, तो वो भी जो इंडिया में कंपनीज उन्होंने खोली है अपनी, या फिर जो अपना ब्रांच खोला है, तो उस ब्रांच का यहाँ पे जो भी इनकम है वो भी आपका जीडीपी में काउंट होता है। तो यहाँ पे याद रखना कि इंडियन प्लस फॉरेनर कोई भी कितना भी रुपए कमा रहा है, अगर वो इंडिया में रह के ही कमा रहे हैं, ठीक है, इंडिया में ही अगर रह के कमा रहे हैं, तो वो सारा इनकम आपका यहाँ पे जीडीपी में एड ऑन होता है। फिर वहीं पे अगर हम जीएनपी की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की इनकम एड ऑन होती है। पर यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे या तो कोई इंडियन जो इंडिया में रह के काम कर रहा हो, या फिर कोई फॉरेन कंट्री में रह के काम कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बस मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि जो जीएनपी है उसमें सिर्फ इंडियंस की इनकम काउंट होती है, चाहे वो इंडिया में रह के काम कर रहे हो या फिर बाहर जाके काम कर रहे हो किसी दूसरे कंट्री में, जैसे कतर हो गया, कुवैत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि मैक्सिमम आपकी इंडियन पॉपुलेशन वहां पे जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी इनकम भी है, वहां की अगर आप करेंसी की वैल्यू देखोगे तो इंडिया से बहुत ज्यादा आप देखोगे कि ऊपर है, ठीक है। इंडिया के अगर आपको वहां पे एक एक करेंसी वहां की मिलती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रुपए हो जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब इसके अलावा देखो हमने यहाँ पे जैसे बात करी, तो जो जीडीपी होगा ना, इसी से बेसिकली आपका निकल के आएगा एनडीपी, और जीएनपी से आपका निकल के आएगा यहाँ पे एनएनपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब जैसा हमने यहाँ पे बात करी थी जो डिप्रेसिएशन है, अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्म समझ में आनी चाहिए, वो है आपके यहाँ पे डिप्रेसिएशन, क्योंकि जीडीपी जीएनपी ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब जो आपकी यहाँ पे जैसे मान के चलो कार है, आपने अभी कार खरीदी,
उसका प्राइस है मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल 8 लाख, ठीक है, आपने यहाँ पे 8 लाख की कोई यहाँ पे कार खरीदी। अब आप देखते हो कि अगले साल, जब आप अगले साल जाते हो तो अगले साल उसकी वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पे हो जाती है 7.2 लैक्स, ठीक है, मतलब आपकी वैल्यू जो है कार की वो गिर रही है। फिर अब उसके अगले साल आप जाते हो तो आप देखते हो कि अब आपकी हो गई यहाँ पे कार की वैल्यू 6.5 लैक्स। तो ये बेसिकली होता है यहाँ पे डिप्रिसिएशन, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ना आपके एसेट की वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे आपका यहाँ पे डिप्रिसिएशन, मतलब यहाँ पे क्यों क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो आपकी कार है वो यहाँ पे पुरानी होती जा रही है, मॉडल पुराना होता जा रहा है, आपके जो पार्ट्स है वो अब धीरे धीरे मिलना यहाँ पे मुश्किल होते रहेंगे, क्योंकि अब वो यहाँ पे जो कंपनी है, जिस भी कंपनी की आपने कार खरीदी है, अब वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर कार को अगर नहीं बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, और जब पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो बहुत ज्यादा आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी कार को एज सच यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी। वहीं पे आपकी देखो कुछ ऐसी कार्स होती है जो आपकी लग्जरी कार्स में आती है, तो उस केस में आपका अलग आपका वैल्यू हो जाता है। जैसे आप मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते कि आपकी कोई एक फरारी की कार है, और फरारी कंपनी ने वो सिर्फ 5 प्रोड्यूस करी, ठीक है। अब 5, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 प्रोड्यूस करी है तो उसकी वैल्यू आप खुद समझ सकते हो बहुत ज्यादा होगी। अब 5 की 5 अगर बिक गई है और जिसने खरीदी है उसमें से कोई एक एक इंसान वो अगर बेचना चाह रहा है, अब क्योंकि वो दुनिया में 5 ही है तो जिसने जितने की उसने ली उससे उतने उसकी ज्यादा वैल्यू लगा सकता है वो, क्योंकि वो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही कार है। पर यहाँ पे तो सिर्फ आप 8 लाख की कार खरीद रहे हो, ठीक है, 8 लाख छोटा नंबर नहीं है। पर अगर आप एक्सपेंसिव कार्स में देखोगे ना तो करोड़ों की कार आती है, उसके सामने 8 लाख की कार कुछ ज्यादा नहीं होती है। और 8 लाख की कार जो भी आ रही होगी ना वो आपके यहाँ पे देखोगे कि मास प्रोडक्शन हो रहा होगा उसका, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक कार बना दी, दो कार बना दी या 100 कार बना दी, ऐसा नहीं होगा। मास प्रोडक्शन होगा, हजारों में लाखों में कार यहाँ पे प्रोड्यूस हुई होंगी, अगर कोई कार आपको 8 लाख की मिल रही है। तो जो ज्यादा प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू ज्यादा जल्दी गिरेगी, क्योंकि आप यहाँ पे वही सेम चीज जो मैंने आपको पहले बताई। और जो एक्सपेंसिव चीजें होंगी वो क्योंकि कम प्रोड्यूस हो रही है तो दुनिया में ही कम है, तो लोग उसको यहाँ पे रखना चाहेंगे एज एन एंटीक पीस, ठीक है, या फिर एक तरीके से शो ऑफ करने के टाइम पे भी आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक। अब देखो अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जीडीपी से आपका निकलता है यहाँ पे एनडीपी, तो एनडीपी आप निकालते हो जब आप जीडीपी को माइनस करते हो डिप्रिसिएशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकल के आता है एनडीपी, तो याद रखना। फिर यहाँ पे जो आपको दे रखा है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एनएनपी। तो जो बेसिकली यहाँ पे टर्म है वो यही है कि जो जीडीपी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब उसमें से हम डेप्रिसिएशन हटा दे तब हमारा निकल के आता है एनडीपी, और जीएनपी से जब हम हटा देंगे डेप्रिसिएशन तो हमारा निकल के आता है एनएनपी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। अब उसके बाद चल लेते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमिक्स का ही है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिकली यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे एम है तो यहाँ पे ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एक कोई कंपनी है, उसको यहाँ पे जरूरत थी 10 लोगों की, ठीक है, क्योंकि उसका एक जो काम है उसके लिए उसको सिर्फ 10 लोगों को यहाँ पे हायर करना था, पर मान लो उसने हायर कर दिए यहाँ पे 20 लोग। अब जैसे आप जनरली ये जो चीज है ना ये आप देखोगे यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में, कि यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा फार्मर है, उसके पास जमीन तो बहुत है, ठीक है, पर वो हर एक जमीन पे खेती नहीं कर सकता है। तो वो हायर करता है यहाँ पे लोगों को कि उनके लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए लोग वहां पे खेती करें। तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलता है कि वो हायर करना चाहता है 10 लोग को, पर वो ज्यादा कर लेता है क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी काम करना है। पर वो सिर्फ 10 लोग भी वो काम कर सकते थे, है ना। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है यहाँ पे। तो ये जो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, कि जहाँ पे आपको काम करने के लिए सिर्फ 10 लोग की ही जरूरत होती है, या फिर वो काम सिर्फ 10 लोग ही मिलके कर सकते थे पर आपने ज्यादा हायर कर लिए, तो ये जो आपका कंडीशन होता है ये आपका आता है यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई आपकी एक आईटी कंपनी है, ठीक है। अब आईटी कंपनी आपको यहाँ पे हायर करती है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक। अब उसको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्लियरली उसको देखने को मिल रहा है कि हमें दो तरीके के स्किल वाले वर्कर्स चाहिए। एक ऐसा चाहिए जिसको मान लो फॉर एग्जांपल जिसको बैक एंड आता हो, एक यहाँ पे ऐसा चाहिए जिसको फ्रंट एंड आता हो, मतलब फ्रंट एंड इन द सेंस कि वेबसाइट बनाना आता हो, और बैक एंड मतलब उसको कनेक्ट करना आता हो यहाँ पे डेटाबेस से या फिर आप बोलो टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे उनको चाहिए सिर्फ 2 मेंबर्स, पर उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ पे आप एक तरीके से समझो कि हम ज्यादा यहाँ पे हायर कर लेते हैं, ये सोच के कि जल्दी काम हो जाएगा, है ना। ये आप यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ऐसा सोच सकती है, ठीक है, सोचने को यहाँ पे सोच सकती है। तो पर उनको कितने की जरूरत थी, सिर्फ 2 लोग की जरूरत थी, क्योंकि वो दो काम यहाँ पे इजिली कर सकते थे, 2 लोग आराम से वो काम कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो आराम से कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि वो जो एक्स्ट्रा 2 लोग और उन्होंने हायर किए ना वो बेसिकली आपके आ जाएंगे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो आपको जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट दे रखा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फंक्शनल
अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल आप एक कोई एक्स कंपनी में काम करते थे, आपने कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम दिया, आपका वो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो गया, अब आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है, जैसे मान लो यहाँ पे आप एक्स एक्स कंपनी में जब काम कर रहे थे, आपने जब पेपर दिया, ठीक है, पेपर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जन 2025 में ही है, ठीक है, आपने आप ही जो आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो वही है आपका, जो आप कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे थे। अब मान लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल कि आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग डेट आपको मिलती है यहाँ पे जुलाई 2025, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एग्जाम दे रहे हो तब तक तो आप इस कंपनी को ही ज्वाइन करके रखे हुए हो, फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, तब भी आप इसको ज्वाइन करके रखे हुए हो, ठीक है। इन केस कि अगर आप कहीं गलती से बाहर हो जाओ तो आपके पास वो जॉब तब भी रहेगी। अब जैसे ही आपको यहाँ पे पता चला कि अब यहाँ पे सब सारे स्टेजेस मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिए, अब मैं यहाँ पे इस कंपनी को छोड़ सकता हूँ, तो आपने क्या सोचा कि अब मैं ना इसको यहाँ पे इस कंपनी को, आप सोचते हो कि मार्च 2025 में यहाँ पे चलो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्च 2025 से जुलाई 2025 के बीच में जो आपके यहाँ पे मंथ आए, ठीक है, अप्रैल और मई, ये जो 2 मंथ आए बेसिकली आपके, ये आपके काउंट होंगे फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि आप जॉब को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, स्विच कर रहे हो। तो जब जॉब को आप स्विच करते हो तो उसके बीच में जब आप अनएम्प्लॉय रहते हो ना कुछ टाइम के लिए, जब आपको पैसे नहीं मिलते उस कुछ टाइम के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बात कर रहे हैं, तब ये जो कंडीशन है ये आपकी आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर या फिर फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो यहाँ पे। अब उसका सीजनल जो है ये तो आपका सीजन के ऊपर बेस्ड रहता है, तो आपको ज्यादातर ये एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलेगा। फिर आपका जो स्ट्रक्चरल है, अब देखो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, जैसे ना आपको हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ले लेते हैं कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, ठीक है। अब आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में एक कोई आपकी गवर्नमेंट एजेंसी आती है, वो बोलती है कि हमें ना बीटेक करे हुए बच्चे चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब बीटेक में भी वो बोलते हैं कि हमें ना सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, हमें कंप्यूटर साइंस वाले नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपने भले बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, पर आप वो पेपर नहीं भर सकते हो, क्योंकि आपकी जो स्किल है ना वो मिसमैच हो रही है। स्किल मतलब क्या होगा कि जो जो आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में पढ़ रखा होगा कंप्यूटर साइंस में, या फिर ऐसा भी हम मान सकते हैं कि आपने बीएससी कर रखी हो, है ना, बीएससी कर रखी हो, बीए कर रखा हो, कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी हो दूसरी बीटेक के अलावा, और बीटेक में भी सीई के अलावा, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के अलावा, तो आप उस पेपर को नहीं भर सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी स्किल मैच नहीं कर रही है, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो टर्म है ये बेसिकली आपकी आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, जहां पे आपको मिसमैच देखने को मिलता है, किसके बीच में, मिसमैच ऑफ स्किल्स आपको देखने को मिलती है। अब वही सेम चीज अगर आप जैसे आईटी इंडस्ट्री में देख के चलो, ठीक है, अब आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, आपके बहुत सारी ना कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है, जैसे आपकी पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, फिर सी है। इसके अलावा आपका जैसे फ्रंट एंड की तरफ जाओगे तो एच टी एम एल सी एस एस हो गई आपकी, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट हो गई, और भी आपकी होती है रिएक्ट वगैरह हो गई। तो यहाँ पे आपको अगर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पे वैकेंसीज फ्रंट एंड वाली लैंग्वेजेस के लिए रहती है, मतलब अगर आप देखोगे एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट इन सब के लिए ज्यादा रहती है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि अगर आपको पाइथन आती है, पर अगर आपको एच टी एम एल या फिर जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह नहीं आती है, तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी स्किल क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है। जो उनको स्किल चाहिए कि आपको वो आना चाहिए वो आपको नहीं आता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसमैच आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्किल्स का। तो ये जो कंडीशन है ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, जहाँ पे आपकी स्किल जो है जॉब प्रोफाइल से मिसमैच हो रही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई हो। अब देखो इसके अलावा आपका एक और अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिलती है रिसेशन के टाइम पे, जब आईटी इंडस्ट्री में रिसेशन चलता है उस टाइम पे आपको ये देखने को मिलती है, जहाँ पे जो कंपनीज हैं ये अपने एम्प्लॉयज को लेड ऑफ कर देती है, ठीक है। ये क्या कर देती है, अपने कंपनीज को लेड ऑफ कर देती है। लेड ऑफ मतलब एक तरीके से हो गया यहाँ पे कि उनको निकाल देती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा आईटी इंडस्ट्री में, और कोई भी इंडस्ट्री में आप देख सकते हो जब भी आपको निकाल दिया जाए, ले ऑफ कर दिया जाए, जब उनका यहाँ पे प्रॉफिट ना बन रहा हो। रिसेशन मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जो जितना वो खर्च कर रहे हैं ना, उतना वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे, जितना उनको यहाँ पे टारगेट था एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फाइनेंशियल ईयर अगर अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, और आपका 31 मार्च तक रहता है। ऐसे ही ना हर एक कंपनी का अपना अपना एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 साल का, और उसके बेसिस पे आपके 4 क्वार्टर्स निकलते हैं। अब जो क्वार्टर्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर, ये आपके हर क्वार्टर जो आपका यहाँ पे 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो हर एक क्वार्टर में ना आपका टारगेट सेट होता है कि हमें ये टारगेट करना है, और हर एक टीम का टारगेट सेट होता है कि हमें इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमें इतनी चीजें अचीव करनी है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं
और वो उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि वो अपने कुछ एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेंगे, मतलब उनको यहाँ पे जॉब छोड़ने के लिए बोलेंगे। या ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो अलवर्स थे वो आपके यहाँ पे किसके डिवोटी थे, ठीक है। अब ये जो आपका यहाँ पे एक तरीके से आप इसको भक्ति मूवमेंट से कनेक्ट कर लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो ये आपका यहाँ पे एक तरीके से एंशियंट हिस्ट्री या फिर आप थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का मिडिवल हिस्ट्री से आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, कि एक हो गए आपके यहाँ पे अलवर्स और एक आपके थे यहाँ पे नयनार्स, ठीक है। अब जो अलवर्स थे ये बेसिकली यहाँ पे डिवोटी थे विष्णु भगवान के, और जो नयनार्स थे ये आपके डिवोटी थे यहाँ पे शिव भगवान के। तो और यहाँ पे आप इजीली याद रख सकते हो कि जो आपके यहाँ पे शिव भगवान है उनकी जो तीसरी आंख है, तो उसके थ्रू आप याद रख सकते हो नयनार्स, ठीक है। नयन मतलब यहाँ पे क्या होता है, आंख होता है, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे याद रख सकते हो नयनार्स मतलब शिव भगवान की डिवोटी होंगे, और अलवर्स मतलब यहाँ पे विष्णु भगवान की डिवोटी होंगे। ये आपका पहला स्टैटिक पॉइंट है। दूसरा स्टैटिक पॉइंट आपसे पूछता है कि कितने थे ओवरऑल नंबर में, तो याद रखना आपके नैनास टोटल थे आपके यहाँ पे 63, और जो अलवर्स थे ये आपके टोटल थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12, ठीक है। तो ये पहला आपका यहाँ पे पता चल गया कि किसके कौन डिवोटी हैं, दूसरा यहाँ पे कि कितने यहाँ पे नंबर में थे टोटल आपको पता चल गया। अब तीसरा जो आपसे पूछा जाता है कि कितनी फीमेल थी, तो यहाँ पे याद रखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल थी अगर हम बात करते हैं अलवर के केस में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये तीसरा स्टैटिक पॉइंट है। और यहाँ पे नैनार्स के केस में आपको 3 फीमेल्स देखने को मिलेंगी, ये है आपका यहाँ पे तीसरा स्टैटिक पॉइंट। अब फोर्थ आपसे बोल सकता है कि यहाँ पे कौन थी, मतलब नाम आपसे आपसे बोल देगा कि आपको नाम बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि अलवर में जो एक लौती फीमेल थी इनका नाम था यहाँ पे एंडल, इनका नाम था यहाँ पे एंडल, जो एक लौती फीमेल डिवोटी थी यहाँ पे, जिनको बेसिकली हम अलवर बोल सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे डिवोटी थी विष्णु भगवान की, जो अलवर में काउंट होती है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर हम नैनार्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 3 फीमेल्स थी, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, यहाँ पे ये तीनों फीमेल्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेल्स आपके बहुत है तो उनसे रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाएगा, पर यहाँ पे फीमेल्स के केस में बहुत ज्यादा चांसेस है पूछने के, तो याद रखना है यहाँ पे। तो तीनों के पहले यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको समझ जाने क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। फिर दूसरा आपका हो गया यहाँ पे मनगा यर कराइसियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोनाउंसिएशन यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे इन नामों का, पर आप एटलीस्ट यहाँ पे नाम जरूर यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। फिर तीसरी है आपके पास यहाँ पे कराई काल, कराई काल अम्मा यार, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे 3 आपकी डिवोटीज हैं, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 3 आपकी फीमेल नयनार्स है जो आपकी डिवोटी यहाँ पे शिव भगवान की। तो ये छोटे से फैक्ट्स है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब उसका चलते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखो आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कृष्णदेवर राय थे वो कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से किंगडम के रूलर थे। किंगडम था आपका यहाँ पे विजयनगर एम्पायर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर। अब आपको यहाँ पे इनके फाउंडर्स पता होना चाहिए कि विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो इनका फाउंडर का नाम था यहाँ पे हरिहरा एंड बुक्का। ये हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में भी किया था, तो आपको यहाँ पे पता भी होगा, और ये आपके कंटेम्प्रेरी थे यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो आपके कृष्णदेवर राय की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ना, इनके रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है कि पहले तो जो विजयनगर एम्पायर है इसमें कितनी डायनेस्टीज थी। तो सबसे शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से याद रखो कि आपका एक सब्जेक्ट हुआ करता था एसएसटी नाम से, है ना। तो यहाँ पे एसएसटी और फिर लास्ट में बस आपको यहाँ पे ए जोड़ देना है, ठीक है। एसएसटी ए से शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अब यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टी थी, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिली संगम डायनेस्टी, फिर दूसरे पे आपको यहाँ पे देखने को मिली यहाँ पे सुलूवा डायनेस्टी, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सलूवू डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पे नाम जरूर देख लेना, यहाँ पे कहीं कहीं आपको अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं स्पेलिंग वाइज, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तलुवा डायनेस्टी, और कहीं या फिर आप देखोगे यहाँ पे तुलुवा डायनेस्टी। तो ये दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना है साथ साथ। अब जो ये ए है ये आपका है यहाँ पे अराईवीडू डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो क्या आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कौन से डायनेस्टी से रिलेट करते थे आपके यहाँ पे जो केडीआर थे। केडीआर मतलब कृष्ण देवा राय, शॉर्ट फॉर्म में हम केडीआर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपके रिलेट करते थे यहाँ पे तुलुवा डायनेस्टी से, ठीक है। तुलुवु तुलुवा जो आपको यहाँ पे नाम दिख जाए उसके रिस्पेक्ट में आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे आपको जो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपकी जो थर्ड डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की, उससे यहाँ पे रिलेट करते थे, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो किंग है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर की बात कर लो या किसी भी किंगडम में से बात कर लो, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग थे ये, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो केडीआर थे ना ये आपके कंटेम्परेरी थे यहाँ पे बाबर के।
तो जब बेसिकली बाबर आपका यहाँ पे आया था ऊपर, रूल वगैरह यहाँ पे शुरू हुआ था उसका, तब उस टाइम पे आपके केडीआर भी थे यहाँ पे, ठीक है, जो आपके रूल कर रहे थे विजयनगर एम्पायर को, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा ना इनके टाइम पीरियड पे दो आपके ट्रेवलर्स थे, वो आपके नाम याद होना चाहिए। एक था यहाँ पे डुआर्टे बारबोसा, डुआर्टे बारबोसा, और दूसरे का नाम था यहाँ पे डोमिंगो पेस, ठीक है, डोमिंगो पेस। अब देखो पेस वाला तो आपको जनरली याद रहता है, पर बारबोसा भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये दोनों आपके बेसिकली पोर्चुगीज ट्रेवलर थे, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि इनके टाइम पीरियड पे ना यहाँ पे 8 स्कॉलर्स थे, जिसको बेसिकली हम बोलते थे यहाँ पे अष्ट दिग्गजास, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपके तेनाली रामा हो गए, वो इन्हीं में ही काउंट होते थे, ठीक है। वो क्या क्या पोस्ट थी हम किसी दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, पर आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इनके कोर्ट के अंदर ना चार आपके 8 स्कॉलर्स थे, जिनको हम अष्ट दिग्गजास बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब देखो इसमें इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर है, इसकी कैपिटल कौन सी थी, तो कैपिटल इसकी हुआ करती थी यहाँ पे हम्पी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन्होंने ना यहाँ पे एक टेम्पल बनवाया था, जिसका नाम था यहाँ पे विट्ठल स्वामी टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल इन्होंने बनवाया था। इन्होंने फिर यहाँ पे विजय महल बनवाया था, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और फिर इन्होंने एक हजारा महल बनवाया था, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कुछ चीजें आपके केडीआर के रिस्पेक्ट में और आपके यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के रिस्पेक्ट में। फिर जो जो बचा है वो धीरे धीरे हम आगे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते रहेंगे। अब उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सी बैटल ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था विजयनगर एम्पायर को। तो ये जो बैटल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है, तो प्लीज इसको स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी। और इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तालीकोटा। एक तो यहाँ पे ये नाम है, दूसरा यहाँ पे भी नाम याद रख लो। दूसरा इसका नाम है यहाँ पे राक्षसी तंगड़ी, ठीक है, राक्षसी टंगड़ी इसका यहाँ पे दूसरा नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक के रिवर पे यहाँ पे बैटल लड़ी गई थी, तो रिवर का नाम भी याद रखना। रिवर का नाम है यहाँ पे कृष्णा, ठीक है। केडीआर के नाम से ही आप यहाँ पे याद रख सकते हो, कृष्ण देवराय से ही आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो रिवर है वो बेसिकली आपकी रहने वाली है यहाँ पे कृष्णा। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है कि विजयनगर एम्पायर को कौन यहाँ पे इनकी तरफ से कौन लड़ रहा था, मतलब उस टाइम पे रूलर कौन थे विजयनगर एम्पायर के, जब यहाँ पे ये बैटल हुई थी। तो वो आपको याद रखना है, वो है आपके रामा राय, ठीक है, रामा राय। और डायनेस्टी जैसे आपको पता है, लास्ट डायनेस्टी थी आपकी यहाँ पे अराईवीडू, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि अराईवीडू के आपके रूलर रहेंगे, ठीक। तो ये आपके हो गए यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के लास्ट रूलर, भी आप इनको काउंट कर लो, ठीक। तो ये हमारे ये हो गए। अब ये लड़ किससे रहे थे, अब आपसे ये पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना। यहाँ पे 5 सल्तनत जो थी ना, 5 जो सल्तनत थी, वो बेसिकली मिल के यहाँ पे लड़ रही थी अकेले एक विजयनगर एम्पायर से। तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे विजयनगर एम्पायर अच्छा खासा स्ट्रांग हुआ करता था। जब यहाँ पे आपको 5 किंगडम्स को या फिर 5 सल्तनत को मिलके लड़ना पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो यहाँ पे जो 5 सल्तनत थी, ये कौन कौन सी थी, आपसे ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि उसमें कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, कौन सा फाउंडर थे, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जो 5 सल्तनत थी जो यहाँ पे बेसिकली मिलके लड़ रही थी यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के खिलाफ, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इसमें बीजापुर, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे बीदार। तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अहमदनगर, अहमदनगर। फिर चौथा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बेरार। और फिर फिफ्थ जो है इसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पे गोलकोंडा, ठीक है। तो ये 5 आपकी यहाँ पे सल्तनत थी, जो बेसिकली यहाँ पे मिलके लड़ रही थी यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के खिलाफ। तो ये पांचों के आपको नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। अब यहाँ पे आ जाती है बात कि कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीजापुर है, यहाँ पे रूल कर रही थी आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी। बीदार में रूल कर रही थी बारिद शाही, ठीक है, बारिद शाही डायनेस्टी। फिर अहमदनगर में आपकी रूल कर रही थी निजाम शाही डायनेस्टी, निजाम शाही डायनेस्टी। फिर बेरार में आपकी यहाँ पे रूल कर रही थी इमाद शाही, इमाद शाही डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर गोलकोंडा में आपकी रूल कर रही थी यहाँ पे कुतुब शाही। तो आप देखो कि सबके नाम में शाही ही है, बस आपको शुरू का नाम याद रहना चाहिए, आदिल शाही, बारिश शाही, निजाम शाही, इमाद शाही और कुतुब शाही, ठीक है। तो ये सब आपको नाम पता होना चाहिए, डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो ये सब आपकी थी यहाँ पे डायनेस्टीज, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके फाउंडर की कि कौन से ने यहाँ पे क्या बनाया था, बेसिकली किसने कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे फाउंड वगैरह करी थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बीजापुर था, यहाँ पे इसका फाउंडर था आपका यहाँ पे यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल
शाह, ऑब्वियस सी बात है, जब आदिल शाही डायनेस्टी है तो उसका सरनेम आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आदिल शाह उसमें आ रहा होगा। फिर बारिद शाही के वाला जो फाउंडर है, इसका नाम था यहाँ पे आमिर अली बारिद, आमिर अली बारिद। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे बिदार का फाउंडर। फिर अहमदनगर का यहाँ पे जो फाउंडर था, इसका नाम था यहाँ पे मलिक अहमद, मलिक अहमद, जो कि निजाम शाही का था। ठीक है, फिर बेरार में आपको इमाद शाही देखने को मिलती है, तो इसका यहाँ पे जो फाउंडर था, इसका नाम था यहाँ पे उल्ला इमाद शाही। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, या तो डायनेस्टी का आपको सरनेम देखने को मिलेगा, या फिर जो उसने जगह बनाई है। जैसे अहमदनगर में आपको अहमद देखने को मिल गया, उसके फाउंडर में नाम आ रहा है। ठीक है, फाउंडर के नाम में वो जगह का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें देखती है। फिर गोलकोंडा जो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुतुब शाही। ठीक है, कुतुब शाह ही का आपका कुतुब शाह हो जाएगा। तो कुतुब शाही डायनेस्टी है, कुतुब शाह आपका यहाँ पे फाउंडर है गोलकोंडा का। तो यहाँ पे हमने देखो डिस्कस करा है किसने विजयनगर एम्पायर की तरफ से लड़ा था, बैटल का नाम क्या है, दोनों बैटल के नाम हमने डिस्कस करे, रिवर भी हमने डिस्कस कर ली, कौन से रिवर के बैंक पे यहाँ पे लड़ा गया है। फिर हमने पांचों सल्तनत हमने डिस्कस करी, उसके फाउंडर डिस्कस करे, उसकी डायनेस्टी वगैरह डिस्कस कर ली। तो यहाँ से आपके यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम पे ये सर्च कर सकते हो जाके, चैनल का नाम, तो आपको मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके थ्रू ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको एकदम फ्री पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब उसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ये आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा आप बोल सकते हो एक तरीके से कि रटने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपको याद रखना है। पर आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि हर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हर एक नेशनल पार्क नहीं पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंस रखते हैं वो पूछे जाते हैं, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट साइड में आते हैं वो पूछे जाते हैं, या जिसके ऊपर करंट में बात चल रही होती है किसी भी टॉपिक की वजह से, करंट न्यूज में वो आए हुए होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको जनरली यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख सकते हो। तो जो यहाँ पे आपको जो काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ये आपका है यहाँ पे असम में। और इसके रिस्पेक्ट में मैं आपके आगे यहाँ पे एक इमेज भी लगा रखी है, तो इसमें भी आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे यहाँ पे जाके देख सकते हो, mindsofindia.com। तो यहाँ पे आपको और भी तरीके के जो स्टैटिक लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं ना, मैप बेस्ड, तो आपको हर अलग अलग आपको यहाँ पे मैप्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप जाके जरूर देख सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैप में आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क है, सब आपको यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे काजीरंगा हो गया यहाँ पे, फिर सिरोही इधर आपको दिख रहा है, नाम दापा इधर दिख रहा है, कंचनजंगा आपको पूछा जाता है, केबोल आपको लामजाओ पूछा जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर सदर्न इंडिया वाले आपको याद रखना है। और इसमें देखो एक ना आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके नेशनल पार्क्स है, ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पे क्लियरली आपको जो देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे नेचुरल सोर्स होता है आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड का। ठीक है, एसिटिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब इन द सेंस आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें आपको एसिटिक एसिड देखने को मिलती है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको कोई एक जगह, जगह तो नहीं, मतलब आपको कोई एक सब्सटेंस दे देगा, कोई एक चीज दे देगा, फिर आपसे बोलेगा कि इसमें कौन सी एसिड मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनना। इसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पे विनेगर। ठीक है, तो विनेगर बेसिकली आपका यहाँ पे नेचुरल सोर्स होता है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड आपको विनेगर में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड आपको इसमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जैसे ऊपर दे रखा है एसिडिक एसिड देखने को मिलता है। अब उसका टोमेटो जो है, टोमेटो में आपको देखने को मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड आपको देखने को मिलता है, और यही ऑक्जेलिक एसिड आपको यहाँ पे स्पिनिच में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे लेमन है, लेमन में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे जो कर्ड आता है, ठीक है, कर्ड में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना कि जो जो आपकी खट्टी चीजें रहेंगी ना, वहां पे आपको थोड़ा लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा, और जो थोड़ी खट्टी कड़वी रहेंगी, उसमें आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा देखना है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ऑनियन जो है, अनियन में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आपके यहाँ पे जो पूछा जाता है ज्यादातर, आप देखोगे यहाँ पे जैसे जो बड़े बड़े एग्जाम्स में भी है ना, जो आपके यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स है, वहाँ पे भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सीडीएस है, सीएपीएफ है। तो वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब यहाँ पे जो रेड एंट होती है, जब आपको वो काटती है, तो उस टाइम पे जो एसिड बेसिकली आपको यहाँ पे लगता है, वो बेसिकली कौन सा होता है, तो वो आपका होता है यहाँ पे मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड, या फिर आपको यहाँ पे दे सकता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको मिथेनोइक एसिड वाले ही क्वेश्चन देता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका एप्पल होता है, एप्पल के अंदर आपको यहाँ पे मैलिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, मैलिक एसिड देखने को मिलता है। फिर जो आपकी यहाँ पे इमली होती है, ठीक है, इमली में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे टार्टिक एसिड।
टार्टिक एसिड, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको यहाँ पे स्टैटिक वाला पॉइंट है, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। वो है आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है यहाँ पे, एक बार नहीं तो ज्यादा ही बार आया होगा, पर यहाँ पे जो मुझे क्वेश्चन देखने को मिला वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपसे पूछा गया था किंग्स ऑफ केमिकल्स यहाँ पे किसको बोला जाता है, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल यहाँ पे किसको बोला जाता है। तो ये आपसे अगर पूछता है तो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि किंग ऑफ केमिकल जो है ये बोला जाता है यहाँ पे H2SO4 को, H2SO4 को बोला जाता है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे मैंने दो बार इस क्वेश्चन को दे रखा है आपका, एक बार इसको आपको दे दिया था यहाँ पे ये फॉर्मूले के ऊपर, एक बार आपको सीधा नाम दे दिया था। तो यहाँ पे प्लीज इसको यहाँ पे जरूर नोट डाउन कर लेना, आपको जरूर यहाँ पे पूछा जा सकता है वापस से, क्योंकि आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिपीटेड होते ही है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मुगल एम्पायर को यहाँ पे किसने फाउंड किया था। अब देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इतनी बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट जो आपकी बैटल ऑफ पानीपत हुई थी ये हमने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, इसने डिसाइड किया था कि मुगल रूल यहाँ पे शुरू होगा इंडिया में, और दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे जो रूल है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत आपकी यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो एक था आपका यहाँ पे बाबर, और दूसरी तरफ था आपका यहाँ पे इब्राहिम लोदी। अब जो इब्राहिम लोदी था, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एक लौता आपका दिल्ली सल्तनत का रूलर था जो लड़ाई में बैटल फील्ड में मारा गया था, ठीक है। वहीं पे जो आपका यहाँ पे इब्राहिम लोदी है, ये आपका लोदी डायनेस्टी से है, ये भी हमने डिस्कस किया था। लोदी डायनेस्टी आपकी लास्ट डायनेस्टी है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इतनी बार हमने कंप्लीट डिस्कस कर रखा है दिल्ली सल्तनत पिछले ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। नहीं देखा है तो जरूर जाके आप देख लेना। और ईयर याद रख लेना 1526 है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बाबर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसके बीच पे लड़ी गई है, मुगल एम्पायर किसके टाइम पे शुरू होगा, बाबर के टाइम पे, तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इसका टाइम फेज आपसे पूछता है, तो 1526 से लेके 1530 तक यहाँ पे इसका टाइम फेज था। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे रूलर आता है हुमायूं, ठीक है, इसका यहाँ पे रूलर आता है यहाँ पे हुमायूं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिकली यहाँ पे सिर्फ दिल्ली आपकी मुगल एम्पायर को, ठीक है, बीच में जो आपके यहाँ पे डायनेस्टी आई थी हुमायूं को हरा के, यहाँ पे जो डायनेस्टी आई थी वो हम दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए आप यहाँ पे इतना समझो कि हुमायूं का जो यहाँ पे टाइम पीरियड था, पहले आपका था यहाँ पे 1530 से 1540, फिर इसको यहाँ पे लोग हरा के चले जाते हैं, और फिर आपका यहाँ पे ये वापस आता है और 1555 से लेके 1556 तक रूल करता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना। और इसकी यहाँ पे जो डेथ होती है, ये डेथ होती है कि यहाँ पे ये स्टेयर से गिर के मतलब मर जाता है, ठीक है, स्टेयर से गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है और इसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे रूलर देखने को मिलता है यहाँ पे अकबर, और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1556 से लेके 1605 तक। अब 1556 आपको याद यहाँ से ये एक आइडिया लग जाना चाहिए, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपको यहाँ पे देखने को मिली थी अकबर और हेमू के बीच में यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर का यहाँ पे टाइम पीरियड भी आपको यहाँ पे याद रख लेना जो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये है आपका यहाँ पे जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड है यह है आपका यहाँ पे 1605 से लेके 1627। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे शाहजहां, ठीक है, शाहजहां, और इसका टाइम पीरियड है आपका यहाँ पे 1628 से लेके 1658 तक, 58 तक। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है औरंगजेब, ठीक है। अब यहाँ ये सब आपके इंपॉर्टेंट रूलर्स है जिनके बारे में यहाँ पे हिस्ट्री में हमें हमें यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। बाकी तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे वीक रूलर्स भी इसके बाद यहाँ पे आए हैं, तो वो भी आपके रूलर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो मुगल रूलर यहीं पे मुगल रूल यहीं पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पर यही मेन आपके रूलर्स हैं जिनके बारे में आप देखोगे आपको टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटीज वगैरह में भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो बाबर था ना, बाबर के टाइम पीरियड में इसने चार मेन बैटल्स यहाँ पे लड़ी थी, जिसमें से पहली तो आपकी हो गई यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसके टाइम पीरियड में आप देखोगे इसने हर साल लड़ाई लड़ी है। एक हो गया आपकी यहाँ पे ये जो 1526 में लड़ी, फिर यहाँ पे इसने लड़ी 1527 में, ठीक है, 1527 में इसने लड़ी बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। और ये इसने यहाँ पे लड़ी थी राणा संगा के मतलब खिलाफ, ठीक है। तो राणा संगा के खिलाफ यहाँ पे इसने लड़ी थी, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे इसने लड़ी 1928 में, और वो इस बैटल का नाम था यहाँ पे बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये लड़ी थी इसने यहाँ पे मेदिनी राय के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसने फोर्थ बैटल लड़ी थी वो लड़ी थी यहाँ पे 1529 में, जिस बैटल का नाम था यहाँ पे बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। और ये चारों बैटल इंपॉर्टेंट है, इन चारों के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए करा दे रहा हूँ। और ये इसने लड़ी थी महमूद लोदी, महमूद लोदी एंड
नुसरत शाह ऑफ बंगाल के खिलाफ, नुसरत शाह ऑफ बंगाल के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब है कि किसके खिलाफ लड़ी थी और कब लड़ी थी। ईयर डिस्कस कर लिया हमने, यहाँ पे बैटल्स के नाम डिस्कस कर लिया और किसके खिलाफ लड़ी थी ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे अपना आंसर था यहाँ पे बाबर। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे लाइट बल्ब का फिलामेंट होता है, ये आपका किस पर्टिकुलर मेटल से यहाँ पे बना हुआ होता है। जो आपका फिलामेंट होता है लाइट बल्ब का, ये किससे बना हुआ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको यहाँ पे याद रखना, ये आपका बना होता है यहाँ पे टंगस्टन से। अब टंगस्टन से क्यों बना होता है, क्योंकि इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, इसका यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए आपका ये टंगस्टन से बना हुआ होता है। तो बहुत टाइम के बाद आप देखोगे यहाँ पे कि वो बल्ब आपका खराब होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन की। तो जब उसका फिलामेंट उससे बन रहा है तभी आप वो बल्ब आपका बेसिकली यहाँ पे वर्क कर रहा है। जब तक वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट किससे प्रोड्यूस कर रहा है, वो फिलामेंट के हेल्प से, जो उसके अंदर गैस वगैरह है उसके हेल्प से कर रहा है। तो यही सब आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ चीजें और याद रखनी है, जैसे आपका हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब अगर आपसे बोल लो, यहाँ पे पूछा जाता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका किससे बनता है। जैसे आपको यहाँ पे फिलामेंट बोला है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका किससे बनता है। तो याद रखना ये आपका बनता है टिन और लेड से। ठीक है, ये आपको पहली चीज याद रखनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि जैसे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है या फिर इलेक्ट्रिक आयरन जो है, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन जो है, ये आपके यहाँ पे किससे बनती है। बेसिकली इसमें हीटिंग एलिमेंट कौन सा होता है। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि इसमें हीटिंग एलिमेंट कौन सा होता है आपके इलेक्ट्रिक हीटर में और इलेक्ट्रिक आयरन में, तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि इसमें हीटिंग एलिमेंट जो होता है इसका नाम होता है यहाँ पे निक्रोम। ठीक है, निक्रोम। और यही आपको ऑप्शन में देगा, अगर ये नहीं देता है तो आपको दे सकता है यहाँ पे मैंगनीन। अगर मैंगनीन ऑप्शन में नहीं देगा तो फिर आपको दे सकता है यहाँ पे कंगस्टेंटिन। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका निक्रोम रहेगा, बस आपको इतना यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा कुछ हम यहाँ पे यूनिट्स थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे शायद मैं पहले भी पे करवा रखा हूँ, पर यहाँ पे मैं वापस से आपको बता दे रहा हूँ। अगर मैंने नहीं करवाया तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। जैसे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस की यूनिट पूछा जाए, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है यहाँ पे ओम, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी की यहाँ पे जो यूनिट होती है ये होती है यहाँ पे ओम मीटर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है और इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर देखो यहाँ पे हम ओम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या बोलता है। अब ओम्स लॉ बोलता है आपका यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो V है मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज इक्वल्स टू आपका करंट इनटू रेजिस्टेंस रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जब आप रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप इसको फॉर्मुला बनाओगे, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मतलब R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो जाएगा। रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब आप इसको फॉर्मुला कन्वर्ट करोगे, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप रेजिस्टेंस को यहाँ पे डबल करते हो ना इस फॉर्मूले के अंदर, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि आपका जो करंट की वैल्यू होगी ना वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि वो अब यहाँ पे अपॉन में चला गया है ना। तो आपकी जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाफ हो जाएगी जब आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे। तो ये सबसे पहले तो आपको यही याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कभी कभी बोलता है यहाँ पे कि जो एमीटर होता है जो बेसिकली यहाँ पे करंट से रिलेट होता है, तो ये आपका कौन से तरीके से लगता है, पैरेलल लगता है या सीरीज में लगता है। तो हमेशा याद रखना कि ये आपका ये सीरीज में लगता है। इसी तरीके से जो वोल्ट मीटर होता है जो वो आपका वोल्टेज से रिलेटेड करता है, वोल्ट से रिलेट होता है, तो ये आपका लगता है यहाँ पे पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है जो आपको यहाँ पे पूछी जाती है। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे और क्या रखना है कि जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में आपको यहाँ पे कभी कभी फॉर्मुले वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है। तो याद रखना जब आपको सीरीज दे दी है, आपको बोला है कि आपके यहाँ पे दो आपके रेजिस्टेंस वगैरह आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसका रेजिस्टेंस आपके कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो 2 4 5 और वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो जो आपका फॉर्मूला बनता है ना वो आपका बनता है कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी हैं तो वहां तक आप ले लो RN। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, अगर आपके यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है तो आप सिंपल उसको प्लस करते जाओगे बस। ठीक है, सिंपल प्लस करोगे। फिर अगर मान लो आपके यहाँ पे वो पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज की जगह वो अब आपके वो पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल मतलब कि एक यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है, मान लो ये आपका कुछ इस तरीके से सर्किट है और अब आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कनेक्टेड है। ठीक, और सीरीज में मतलब क्या होता है, सीरीज होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये आपके होगा यहाँ पे सीरीज में। तो ये जो है यहाँ पे ये सीरीज में है, तो R1 R2 R3 सीधा आप इसको प्लस करोगे, आपकी सीरीज में आपका रेजिस्टेंस आपका इस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। पर पैरेलल में क्या होता है कि आपका यहाँ पे आपको अपॉन करना पड़ता है। तो आपको 1/r जो होगा ये आपका फॉर्मूला बनेगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और कितने भी नंबर के हैं वहां तक आप चले जाओ 1/rn तक। ठीक है, अगर 4 हैं तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4।
5 है तो इसी तरीके से 5 तक जाओगे, 2 है तो 1/R1 प्लस 1/R2 तक चले जाओगे। तो ये आपके फॉर्मूला होता है यहाँ पे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक छोटा पॉइंट और याद रखना है कि आपको जो बल्ब है ना, बल्ब के अंदर आपको कौन सी गैस देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको नियॉन देखने को मिलती है, जिसको हम Ne से डिनोट करते हैं, और आपको यहाँ पे आर्गन देखने को मिलती है इसके अंदर, जिसको हम A और R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने यहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कलर यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है जिसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो ये जो चीज है ना, ये आपको देखने को मिलेगी अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होगा यहाँ पे विबग्योर का, ठीक है, जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ये। तो ये आपको यहाँ पे क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कि ये जो आपको वर्ड मतलब यहाँ पे बना के दे रखा है यहाँ पे, तो हर एक लेटर जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वी से आपका हो गया यहाँ पे वायलेट, ठीक है। आई से आपका हो गया यहाँ पे इंडिगो। फिर ब्लू से आपका हो गया यहाँ पे, मतलब बी से हो गया ब्लू, जी से हो गया आपका यहाँ पे ग्रीन, वाई से आपका हो गया यहाँ पे येलो, ओ से आपका हो गया यहाँ पे ऑरेंज, और आर से आपका है यहाँ पे रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपका एक टर्म बनता है जिसके थ्रू आप फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ यहाँ पे किसकी क्या है ये डिस्कस करते हो। अब यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जो वी होता है यहाँ पे, जो वायलेट है, वायलेट की आपको देखने को मिलेगा सबसे कम आपकी यहाँ पे वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। अब वेवलेंथ क्योंकि फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे इसकी हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि वेवलेंथ जो है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे अगर आपको वेवलेंथ दे रखा है, तो ये बेसिकली आपका रहता है इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अपोजिट है, अपोजिट तो नहीं है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब अगर ये वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब क्या, वेवलेंथ कम है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई चीज अगर ज्यादा है तो दूसरी कम रहेगी, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अब जो आपको यहाँ पे ये रेड दे रखा है, रेड जो है इसकी आपकी रहती है हाई वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि आपकी वायलेट की क्या है, आपकी यहाँ पे लो है। तो आपका जो ये कंडीशन भी चल रही है ना इस तरीके से, तो आपकी लो वेवलेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होते होते आपकी आर जब पहुंचेगा तो हाई वेवलेंथ हो जाती है। अब क्योंकि इसकी हाई वेवलेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है अब इसकी यहाँ पे क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछ रहा था, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेड। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है जो आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, और इसके लिए आपको यहाँ पे बस यही जो टर्म है विग्योर वाला, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपको इजीली आप यहाँ पे निकाल सकते हो, बता सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू। अब देखो इसके अलावा आपको और क्या चीजें याद रखनी है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम थोड़ा यहाँ पे अलग से डिस्कस कर लेते हैं, आपको कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी की क्या लिमिट होती है जो हमारे यहाँ पे कान सुन सकते हैं, तो याद रखना ये होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ये आपको बेसिकली आप इसको बोलते हैं यहाँ पे ऑडिबल रेंज, ठीक है। फिर इसी तरीके से ना आपके यहाँ पे दो और रेंज होती है, वो होती है आपके यहाँ पे जैसे इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और एक होता है आपका यहाँ पे अल्ट्रासोनिक। अब जो इंफ्रासोनिक है ना, ये बेसिकली आपकी रहती है लेस देन 20 हर्ट्ज। और हर्ट्ज क्या है, बेसिकली हर्ट्ज इसकी यहाँ पे एसआई यूनिट है। और एसआई यूनिट कोई बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स, है ना। सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि और ये 1/टाइम पीरियड क्योंकि होता है, इसलिए आपका 1/सेकेंड हो जाता है। ये सब फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये आपका होता है 1/टाइम पीरियड, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ये। और यही सेम चीज अगर आप देखोगे टाइम पीरियड जो आप निकालने जाओगे, तो जो जब आपको टाइम पीरियड निकालना हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे कि 1/फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो ये सब चीजें हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बेसिकली यहाँ पे डिनोट करते हैं यहाँ पे म्यू से, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है बेसिकली यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। जिस भी मीडियम में आप बेसिकली निकाल रहे हो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें भी आप क्या करोगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का आप यहाँ पे रेशियो कर दोगे, या फिर आप इसको मतलब डिवाइड करोगे, या फिर आप बोलो यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे। और इसको हम डिनोट करते हैं सी से, इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे वी से। तो आपको यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस करी, तो यहाँ पे आपको पूछता है वेवलेंथ की भी लेंथ पूछ लेता है आपको, मतलब वेवलेंथ की यहाँ पे रेंज क्या है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वगैरह। तो यहाँ पे याद रखना कि 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक हमारी यहाँ पे रहती है रेंज, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पूछा जाता है कि पावर ऑफ लेंस क्या है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस यहाँ पे जो होता है, इसकी यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है, तो याद रखना इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर,
जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर चश्मा पहन रखा होगा तो जब भी आप चेक करवाने जाते हो ना तो वो आपको बोलते हैं कि आपकी पावर -4 में है या फिर -3.5 है या फिर फॉर एग्जांपल आपकी पावर -1.5 है, -0.5 है या फिर ये तो हो गया माइनस में, प्लस में भी होती है पावर 4.5 बोल लो यहाँ पे, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 0.5 होती है, 0.75 होती है, मतलब 25 करके आप बोल सकते हो यहाँ पे इंक्रीज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पावर है ना ये बेसिकली ये आपकी रहती है डायोप्टर में, तो वो बेसिकली आपको बोलते हैं कि आपकी पावर जो है वो -4 डायोप्टर है। ठीक है, इसी बेसिस पे आपके कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा बनता है या फिर कॉनकेव लेंस का चश्मा बनता है या फिर सिलेंड्रिकल बेसिस पे चश्मा बनता है या फिर आपको ऐसी बीमारी है जिसमें आपको दोनों की बीमारी है तो आपका यहाँ पे दोनों लेंसेज का यूज होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अगर हमने डिस्कस नहीं किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद रखना है। और एक लास्ट पॉइंट और यहाँ पे इस क्वेश्चन में याद रख लो, वो है आपका यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई का फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका रहता है 1.7 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक इसकी यहाँ पे फोकल लेंथ रहती है, तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसी तरीके से ये तो हो गया आपका यहाँ पे पावर ऑफ लेंस, फिर एक आपको दे देता है यहाँ पे कि पावर क्या होती है, पावर की ऐसा यूनिट आपको याद रखनी है, वो होती है वॉट। ठीक है, वॉट मतलब एक तरीके से याद रखो, पावर बेसिकली आप किस तरीके से डिनोट करते हो, तो जो पावर होती है ये क्या होती है, वर्क अपॉन, ये होता है आपका यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम, इसी को हम बेसिकली लिखते हैं यहाँ पे जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे पावर जो है ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक आपकी पावर है वो लेंस की पावर बता रहा है, उसका आपकी यूनिट है डायोप्टर, तो इसको कंफ्यूज मत करना, जो आपके पावर अलग दे रखी है, जो अलग पावर है उसकी आपकी यूनिट है वॉट, और जो लेंस वाली पावर है उसकी यूनिट है आपकी डायोप्टर। तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाएगा तो आपको कंप्लीट देगा वो कि पावर ऑफ डायोप्टर या फिर मतलब सॉरी पावर ऑफ लेंस क्या है, या फिर पावर, अगर सिर्फ पावर बोल रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपसे ये वाली पावर पूछ रहा है जिसका यहाँ पे वॉट पूछा हुआ है। ठीक है, वॉट आपका यहाँ पे आपकी एसआई यूनिट होती है अगर आपको सिर्फ पावर देता है, अगर आपको ऐसे दे देता है कि पावर ऑफ लेंस क्या है तो उस केस में आपकी डायोप्टर आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया वो चीज़, अगर नहीं आया है तो यहाँ पे आप अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे पूछ लेना। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एम्बलम ऑफ चोलास। ठीक है, चोला का यहाँ पे एम्बलम क्या होता था। तो देखो यहाँ पे ना हम तीन किंगडम्स के बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे। पहले आपका यहाँ पे चेरा किंगडम, दूसरा है आपका यहाँ पे चोला किंगडम, और तीसरा है आपके पास यहाँ पे पांड्या किंगडम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इनके एम्बलम क्या थे, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनकी कैपिटल्स क्या थी, क्योंकि कैपिटल्स भी आपसे यहाँ पे पूछी जाती है इन तीनों की, और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनके यहाँ पे पोर्ट्स क्या क्या थे। ठीक है, तो ये सब याद रखना, और करंट कौन सी स्टेट आपकी है जहाँ पे इनके किंगडम हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेनी है ये सब चारों चीजें। अब देखो सबसे पहली चीज, एम्बलम के बारे में अगर हम डिस्कस करते तो चेरा का जो एम्बलम था इसका यहाँ पे नाम था बो एंड एरो। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है ये तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे एलिमिनेट कर लो। अब जो यहाँ पे आपका पांड्या है, पांड्या का यहाँ पे होता था फिश। ठीक है, पांड्या का यहाँ पे होता था फिश, तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा यहाँ पे ये फोर्थ, अब तक थर्ड भी हट जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो चोला बचे यहाँ पे, चोला का आपका बेसिकली रहता था यहाँ पे टाइगर, तो जो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब टाइगर लाइन में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका यहाँ पे जो एम्बलम है चोलास का वो आपका रहेगा यहाँ पे टाइगर। ठीक है, ये तो हो गया हमारे यहाँ पे एम्बलम, तीनों यहाँ पे आपको याद रख लेने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कैपिटल्स, तो कैपिटल्स याद रखना, जो चेरी आपका यहाँ पे चेरा किंगडम है इसकी कैपिटल थी यहाँ पे वांची, चोला की कैपिटल थी यहाँ पे तंजावुर। ठीक है, या फिर तेंजौर आपको कहीं कहीं दिखेगा, या फिर तंजावुर लिखा हुआ दिखेगा, या फिर आपको पोहार भी मिला हुआ मतलब दिखा हुआ मिल सकता है, या फिर उराईयूर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों याद रखना है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। फिर आपका जो पांड्या थी, पांड्या का यहाँ पे किंगडम का यहाँ पे जो कैपिटल थी ये थी आपके यहाँ पे मदुराई। ठीक है, मदुराई, और मदुराई को ही हम बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे मथुरा ऑफ साउथ, मथुरा ऑफ साउथ के नाम से भी हम यहाँ पे मदुराई को जानते हैं, तो इसको भी यहाँ पे आपको याद रख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम पोर्ट सिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है चेरा के अंदर मुसीरी, और साथ ही साथ यहाँ पे टोंडी। फिर जो चोला है, चोला के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम हमें यहाँ पे एक देखने को मिलता है, और एक दूसरा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे पोहार। ठीक है, पोहार आपकी एक पोर्ट सिटी हो गई। फिर पांड्या के टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे मुजिरिस, मुजिरिस, और फिर हमें यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे एच लिख दिया, यहाँ पे आई है। ठीक है,
हमें पहले यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे मुजिरिस, और दूसरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे कोरकाई। अब देखो कोरकाई आपसे ज्यादातर पूछेगा, यहाँ पे टोंडी पूछ लेगा, मुजरी पूछेगा, और यहाँ पे पुहार और कावेरी पट्टनम, ठीक है। पर ये जितनी लिखी है सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अगर हम करंट स्टेट की बात करते हैं तो कि यहाँ पे करंट स्टेट के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सी स्टेट में आपको चोला या फिर चेरा या पांड्या किंगडम आपको पहले देखने को मिल रहा था। तो याद रखना, अगर हम प्रेजेंट स्टेट की बात करते हैं तो चेरा किंगडम आपका फैला हुआ था यहाँ पे केरला वाले रीजन में। फिर चोला आपका यहाँ पे फैला हुआ था तमिलनाडु के रीजन में, और आपका पांड्या भी आपका यहाँ पे तमिलनाडु के रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कौन लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो जैसे आपको जैसे पता होगा यहाँ पे कि जो आपका पार्लियामेंट होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका यहाँ पे आर्टिकल 79 है एक तरीके से। तो ये बताता है आपका जो पार्लियामेंट है ये आपका मिलके बनता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट से, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। सेम तरीका आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ऐसा लिख दे रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो आपका बनता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और प्लस आपके यहाँ पे गवर्नर से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो आपको यहाँ पे ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 आपकी स्टेट्स में ही है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको इससे एक चीज पता चल रही होगी कि क्योंकि अब ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो किसी स्टेट में आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर से बना होता है। और जिसमें ये है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसके उस पर्टिकुलर केस में आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये आपका बना होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्लस आपका यहाँ पे गवर्नर से। और वो 6 स्टेट कौन सी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका हो गया। ये आपकी 6 स्टेट्स है जहाँ पे आपको दो दो हाउसेज आपको देखने को मिलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। और काउंसिल जो है एक तरीके से अपर हाउस होता है, असेंबली वाला जो है वो आपका लोअर हाउस होता है, जैसे लोकसभा आपका लोअर हाउस है, और जो आपका राज्यसभा है वो आपका अपर हाउस है। राज्यसभा बेसिकली आपके स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे लोकसभा आपके लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तभी हम उसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैच करके आप इजीली यहाँ पे याद रख सकते हो। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे याद रखना है, एक तरफ आप प्रेसिडेंट लिख लो और एक तरफ आप यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट लिख लो, ठीक है। तो ये दो आप यहाँ पे लिख लो। अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के केस की जब हम यहाँ पे बात करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या चीजें याद रखनी है उसके बारे में प्लीज इसको यहाँ पे लिख लेना। आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ही यहाँ पे वोट डाल सकते हैं, चाहे वो आपके एमपी हो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या फिर आपके एमएल हो, या फिर मतलब क्या हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ठीक है, मतलब ये वाले मेंबर्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं। इलेक्टेड इन द सेंस कि जो लोग इलेक्ट करके भेज रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं पर वो जो नॉमिनेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो नॉमिनेट नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सब आपके यहाँ पे वोट डाल सकते हैं आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे कौन वोट नहीं डालेगा, वो आपके होंगे यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए यहाँ पे कि ये आपके वोट नहीं डालते हैं, और ये वाले आपके वोट डाल के इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। अब जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अब जैसे आपको पता है यही आपके चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, आपको पता होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक चीज पहले भी पढ़ रखी थी कि जो ये रेजिग्नेशन देंगे ना ये प्रेसिडेंट को देते हैं, ये आपके वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को नहीं देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में खुद एक वाइस प्रेसिडेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी जो पोस्ट है ये ज्यादा ऊंची है आपके राज्यसभा के मेंबर्स से ऊपर, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज पता चल रही है यहाँ पे कि रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देंगे, पर ये प्रेसाइड कर सकते हैं आपके एज ए चेयरमैन यहाँ पे वर्क करेंगे राज्यसभा में। और ये आपके हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, राज्यसभा के हाउस जो है आपका राज्यसभा उसके मेंबर ये नहीं होते हैं। ये तो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पे प्लीज आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हर एक मेंबर, ठीक है, ऑल मेंबर्स, और ऑल मेंबर्स की जगह आप सिंपल यहाँ पे ऐसे लिख लो कि ऑल एमपीज, ठीक है। आप मेंबर्स की जगह ऐसे लिखो कि ऑल एमपीज, चाहे वो आपके इलेक्टेड हो या फिर आपके वो नॉमिनेटेड हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि चाहे वो आपके इलेक्टेड एमपीज हो या फिर नॉमिनेटेड एमपीज हो, पर हर एक एमपी जो रहेगा बेसिकली वो आपको यहाँ पे वोट डाल सकता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और कौन वोट नहीं डाल सकता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, वो आपके रहेंगे यहाँ पे एमएलए, क्योंकि यहाँ पे वो वोट डाल पा रहे थे क्योंकि वो कुछ आपके इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं उस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर है पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा के हो राज्यसभा के हो, वही सिर्फ यहाँ पे वोट डाल के वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, ना कि एमएलए, मतलब कोई स्टेट लेजिस्लेचर का आपका यहाँ पे कोई मेंबर आपका यहाँ पे इलेक्ट करेगा,
ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा दोनों का आपको यहाँ पे ईयर याद रख लेना है। यहाँ पे 35 ईयर जो होती है यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे दे रखी है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, मिनिमम एज है। और बाकी जो कंडीशन वगैरह है, वो जो कंडीशन है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की केस की हम बात कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो कंडीशन है बाकी सब आपकी यहाँ पे राज्यसभा से रिलेट करेगी, बस एज वाली आपकी यहाँ पे डिफर करेगी। क्योंकि राज्यसभा में जो मिनिमम एज है वो है आपको दे रखी है यहाँ पे 30 ईयर्स, ठीक है। एज की अगर हम बात करें मिनिमम एज की राज्यसभा में, तो वो दे रखी है यहाँ पे 30 ईयर, और इसलिए यहाँ पे इसको अलग से यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उस केस में आपकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, और जितनी बाकी रेस्ट कंडीशन है वो आपकी राज्यसभा की जितनी मैच होनी चाहिए, जो भी आपके राज्यसभा के मेंबर है जो उनको कंडीशन लगती है, बाकी कंडीशन वही लगेंगी, बस एज आपका यहाँ पे रहेगा 35 ईयर्स, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे अलग से मेंशन कर रखा है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के थोड़े यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में, तो ये हमें वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, हमें दे रखा है आर्टिकल 63 में। 67 में हमें यहाँ पे इनकी टर्म के बारे में बता रखा है। 67 में टर्म के बारे में, और 66 में बेसिकली आपके इलेक्शन किस तरीके से क्या है वो सब आपको दे रखा है। और 65 इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे बेसिकली बताते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे जो आपकी वाइस प्रेसिडेंट है, ये आपके यहाँ पे ये आपके वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये आपके वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये आपके वर्क करते हैं एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये आपसे यहाँ पे जरूर पूछा जा सकता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और फिर आपको यहाँ पे याद एक और आर्टिकल रखते हैं, वो है आर्टिकल 69, जिनमें इनके ओथ और इनकी कंडीशंस बता रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनने की यहाँ पे क्या क्या कंडीशन वगैरह है वो सब बता रखी है, इनकी ओथ क्या रहेगी वो सब बता रखा है। तो ये आपके हो गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है, पर आपको अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि हमने 15 से भी ज्यादा फैक्ट्स डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लाके आपको उस टॉपिक से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर इंपॉर्टेंट है या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अब भले आपको ये 15 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, पर हमने इसी के थ्रू बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसी में सॉल्व कर लिए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे इस पे सॉल्व किए हैं, थ्योरी को मिला के, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर आपको यहाँ पे कोई सजेशन हो तो वो भी आप मेंशन कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको आप जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस पर्टिकुलर चीज को सर्च कर लेना यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके, तो वो भी आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम से ही मिलेंगी, और एकदम फ्री है, तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फी ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।